गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस क्लेम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरह से हमने कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया। इसमें हमारा एक एडजस्टमेंट रह गया था जिसकी हमने बात की थी, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर आपको अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को क्षतिपूर्ति अवधि में बढ़ाने के लिए कोई भी अतिरिक्त कार्यशील व्यय करने पड़ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में उसका भी क्लेम आपको मिलेगा, है ना। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो भी आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है और इंश्योरेंस कंपनी को हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें फिर कंडीशंस हैं, बिना कंडीशन के तो इंश्योरेंस ना होता है ना पेमेंट मिलता है। तो कौन सी कंडीशंस हैं? इसमें 3 कंडीशंस आती हैं बच्चों। उन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होता है उसी को हम अमाउंट ऑफ क्लेम का हिस्सा बना पाते हैं। तो ये 3 अमाउंट्स कौन कौन से हैं देखिए। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस, है ना, अतिरिक्त कार्यशील व्यय। इतनी इंग्लिश तो आती है। वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आपने लगाई है तो उसके लिए आप 3 में से मिनिमम अमाउंट, पहला है एक्चुअल एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस फॉर इंक्रीजिंग सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। क्षतिपूर्ति अवधि में अगर आपने अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई भी वास्तविक खर्चे किए हैं तो वो वास्तविक खर्चे, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपने जो भी खर्चे किए ना इंडेमनिटी पीरियड में, उसकी वजह से आपने कितनी अतिरिक्त बिक्री की। कई बार ऐसा हो सकता है क्लेम लेने के लिए आप ये शो कर दें कि भाई मैंने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे किए पर आपकी सेल्स तो बढ़ी ही नहीं, तो फिर किस बात का क्लेम? तो सेकेंड पॉइंट है हमारा एडिशनल सेल्स, यानी अतिरिक्त विक्रय। किसकी वजह से होगा ये? वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस जो आपने एक्स्ट्रा किए हैं उसकी वजह से, इनटू परसेंटेज जीपी। जो भी आपकी जीपी की रेट आप कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में, उससे हमारा आ जाता है अतिरिक्त सकल लाभ जो आपने एक्स्ट्रा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। और तीसरा होता है बच्चों, थर्ड पॉइंट में जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये कब है? अगर आपके सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? इफ़ ऑल स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड, तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करते हैं तो उससे भी आ जाता है और दूसरा नेट प्रॉफिट से। तो हम कहेंगे इसमें एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है। आपकी जो भी एडिशनल कॉस्ट आ रही है मल्टीप्लाई आप इसे कर देंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ध्यान दीजिए, अगर मेरी सारे के सारे जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो इंश्योर्ड होते तो ये फॉर्मूला आपस में निकल जाता, यही रह जाती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इस पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं थी बच्चों। इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला और है, पहले आप इसे देखिए। आपके जो भी अतिरिक्त कार्यशील व्यय हुए हैं आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे मैक्सिमम इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला कम आता है। तो आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का तो उसमें आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। इसका एक अल्टरनेट और हो सकता है, और हालांकि हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्दर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू, अगर आपने क्वेश्चन में पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट किया है तो पॉलिसी टू बी टेकन ले लीजिए ऊपर, नीचे पॉलिसी टू बी टेकन प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इनको भी तो कहीं शो करो, ये बेचारे तो कहीं आते ही नहीं हैं। अनइंश्योर्ड
स्टैंडिंग चार्जेस, है ना। अबीमित स्थिर व्यय, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास क्या है, क्या डेटा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लिए ऊपर वाला फॉर्मूला इजी होता है। तो अब हम मेन बात पर आएँ, या तो मैंने वास्तव में जितने खर्चे किए हैं या फिर मैंने इसकी वजह से जितना एडिशनल सेल्स किया है, अतिरिक्त विक्रय इनटू जीपी, या थर्ड पॉइंट है अगर मेरे सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं हैं, बीमित नहीं हैं, तो फिर उस कंडीशन में एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू एनपी प्लस इंश्योर्ड अपॉन एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही अमाउंट क्लेमेबल होगा, उसी का हम क्लेम कर सकते हैं, उसी को हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में ऐड करेंगे, है ना। तो तीनों में से क्या होगा, विच एवर इज लेस विल बी क्लेम्ड तीनों में से जो भी कम होगा हम सिर्फ उसी का क्लेम करेंगे। देखिए दोबारा से, आपको आई होप तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि बहुत लंबा मेथड है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे ही इसके 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, आपको तुरंत से सब लर्न हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन वही है, देखकर नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले अपने नोट्स या आई होप रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हैं, उनको अच्छे से थॉरोली रीड करना है। देन उसके बाद हमें पहले एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल खोला हमने, क्वेश्चन पढ़ा और खुद से लिख के कीजिए, हर फॉर्मूला लिखिए, तब लर्न होगा। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं, तो आप बुक से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद उसे दोबारा कीजिए, तब जाके आपको ये चीज़ें लर्न होगी और आप अकाउंटेंसी में 100 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये मेथड पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे कि आपको ये मेथड पूरा क्लियर हो जाए, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। लाभों की हानि पॉलिसी में दावे की राशि का परिकलन कीजिए। क्षतिपूर्ति अवधि दी है 5 माह, इंडेमनिटी पीरियड 15 to 39 तक। इंश्योरेंस पॉलिसी हमने 1,50,000 की ली है। टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देखिए पिछले साल की सेल्स दी है 8 लाख, स्टेप 2 में काम आएगी। नेट प्रॉफिट 48,000, स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख। इंश्योर्ड 1 लाख में से इंश्योर्ड 80 हैं और 20 अनइंश्योर्ड हो गए। सेल्स फ्रॉम 1 मई 2017, है ना, टू 30 सितंबर 2017। बच्चों देखिए इंडेमनिटी पीरियड 18 का है, इसका मतलब हमारी 1/5/2018 को लगी है, तो यही पीरियड उसने पिछले साल वाला दिया है इंडेमनिटी पीरियड का। तो ये स्टेप 1 की सेल्स हो गई। आप यहाँ पे बाकायदा लिख लीजिए स्टेप 1, स्टेप 2। सेल्स फ्रॉम 1 मई 2018 टू 30 सितंबर 2018, ठीक है। अब देखिए कितने मंथ्स हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स हैं। और ऊपर जो हमें दिया है इंडेमनिटी पीरियड, ये भी 5 मंथ्स का है, तो ये हमारे करंट ईयर की सेल हो गई, ये भी स्टेप 1 हो गया। सेल्स फ्रॉम 1 मई 17 टू 30 अप्रैल 2018। अब ध्यान दीजिए 1 मई 2018 को आग लगी है और ये सेल है 1 मई 2017 से, तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया, है ना, जिसमें हमें पॉलिसी टू बी टेकन निकालना है। आग लगने से तुरंत पूर्व के 12 महीने की सेल्स, ये हो गया। फिर देयर वर अपवर्ड ट्रेंड ऑफ बिजनेस बाय 10% पर ईयर। हर साल विक्रय में 10% बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो हम जो सेल्स में 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड लगा देंगे। इस क्वेश्चन से बच्चों हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सेल्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में मुझे क्या लेना है, डेट ऑफ फायर में लिख लेती हूँ 1 मई 2018। मुझे लेनी है सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ना तभी लिख लिया था कि ये स्टेप 1 है या स्टेप 2 है, तो मुझे दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखिए नीचे ध्यान से,
कौन सी है पिछले ट्रेंड की? 2,80,000 जो सेल है मेरी 5th पॉइंट में, वो पिछले साल की सेल्स है। आप यहाँ पर पीरियड भी लिख दीजिए, 1/5/17 से कितने तक है ये? 30 सितंबर 17। इसमें ऐड कर दीजिए 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड, दैट इज 28,000, 3,08,000। अब इसमें से हम क्या लेस कर दें? करंट ईयर्स इंडेमनिटी पीरियड सेल, मतलब हमारा पीरियड कब से कब तक होगा? 1/5/18 से लेकर 30 सितंबर 18 तक, है ना। ये 5 मंथ्स हमें दिए हैं, कंपैरिजन का कोई बेस ही नहीं है। कितनी दी है बच्चों इसकी सेल्स? जस्ट नीचे दी है उसके 1,08,000, तो 2 लाख रुपीज़ मेरा क्या आ गया? शॉर्ट सेल्स आ गया। ठीक है। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में मुझे जीपी कैलकुलेट करना है। जीपी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं क्या ले लूँ? नेट प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन में मुझे नेट प्रॉफिट मेंशन्ड है, बिल्कुल दिया हुआ है, 3rd पॉइंट में है बच्चों। 3rd पॉइंट में 48,000 मुझे नेट प्रॉफिट दिया। आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 80,000 के साफ साफ दिया हुआ है, अपॉन सेल्स। अब मैं सेल्स कौन सी लूँगी? पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की सेल्स। तो ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर की सेल्स मुझे क्वेश्चन में दी गई है 3rd पॉइंट में, दैट इज 8 लाख रुपीज़। तो 8 लाख रुपीज़ इंटू 100 कितना हो गया ये? दैट इज 16%। मेरा जीपी कितना आ गया? 16%। 3rd स्टेप में मुझे निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट, और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना होता है? शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी। मेरी शॉर्ट सेल्स थी 2 लाख रुपीज़ की, इंटू 16%, तो 32,000 रुपये मेरा क्या आ गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। अच्छा बच्चों, ना तो इसमें कोई फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, ना सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, और ना ही मुझे एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया है, तो ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। 4th स्टेप में मुझे निकालना है पॉलिसी टू बी टेकन। इसके लिए मुझे क्या करना होता था? सेल्स प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फायर। आग लगने की तिथि से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल कौन सी है ये? ट्वेल्व मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। किस दिन आग लगी है बच्चों? 1/5/18 को। तो मेरी डेट कब होगी? 1/5/17 से इसकी जस्ट पहले 30 अप्रैल 2018 तक। क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। 7th पॉइंट में 9,60,000, तो ये 9,60,000 हो गया। ठीक है। इसमें कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है? बिल्कुल है, ये रहा 10% का, इसमें भी रहेगा 96,000, तो 10,56,000। इसको हमने कहा था एडजस्टेड सेल्स। अब मुझे क्या करना है? पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के लिए इस एडजस्टेड सेल्स को जीपी से मल्टीप्लाई कर दें। जीपी हमारा कितना था? 16%। तो देखिए $168,960, ये मेरा आ गया पॉलिसी टू बी टेकन। यानी कि मुझे 1,61,960 रुपये की पॉलिसी लेनी थी, जबकि मैंने पॉलिसी कितने की ली है? मैंने पॉलिसी केवल 1.5 लाख रुपए की ली है। तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा, लगा देते हैं एवरेज क्लॉज। लिख दीजिएगा कि पॉलिसी इतने की लेनी चाहिए थी लेकिन ली केवल 150 की है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा? देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट आया मेरा 32,000 का, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी दैट इज 150 अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन दैट इज 168,960। जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट कीजिए इसको।
ये मेरा अमाउंट ऑफ पॉलिसी आया। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सारी सेल्स क्वेश्चन में दी होंगी, आपको पहचानना है। आप जब उसे स्टडी करेंगे ना तभी आप उसमें मार्क कर लीजिए कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 4 है। एक स्टेप 1, एक स्टेप 2 ये सेल्स और एक स्टेप 4, 3 सेल्स हमारे पास आएंगी। हमें तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जब एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस भी दिए होते हैं तो फिर उसके एडजस्टमेंट के साथ हम पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। हम इस पर बेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेंगे क्योंकि ये मेथड इंपॉर्टेंट है। इन फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक पे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप इतना कंप्लीट कीजिए, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एग्जाम्पल्स। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय।